मैं आपको साथ में पढ़ाते भी जाऊँगी, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इसमें साथ में हम पढ़ते भी जाएँगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते जाएँगे और प्रैक्टिस भी करते जाएँगे, ठीक है? तो आपको एक तरीके से पूरा ब्रॉड फ्रेमवर्क आपके माइंड में तैयार हो जाएगा, ठीक है? रचनात्मक लेखन जो है, रचनात्मक लेखन क्या होता है? प्राइमरीली रचनात्मक लेखन का मतलब होता है क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है? एक इंग्लिश में भी कोर्स है क्रिएटिव राइटिंग का। क्रिएटिव राइटिंग होता क्या है हम अभी आगे समझेंगे, उससे पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी जब हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। क्रिएटिव राइटिंग जैसे आप कोई भी चीज़ लिखते हो, चाहे आप पोम लिखो, चाहे आप स्टोरी लिखो, चाहे आप कोई ट्रैवल लॉग लिखो, ये सब होते हैं आपके क्रिएटिव राइटिंग के पार्ट्स, जिसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। ये आप लिखते हो अपने खुद की मर्जी से, आपकी खुद की सेल्फ एक्सप्रेशन से आप लिखते हो, क्रिएटिविटी से लिखते हो, और इसमें ये आपकी यूनिक स्टाइल होती है जिसे आप इसे लिखते हो। अब इसी के बारे में एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, ठीक है? ये है आपको बीए प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस आपको बताते जाऊंगी कि क्या क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो है इससे बहुत डिफरेंट आएंगे, ठीक है? आपको आ सकते हैं रचनात्मक लेखन से आप क्या समझते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, इसकी महत्व क्या है, इसके आप कह सकते हैं फीचर्स क्या है, ठीक है? अभी हम देखते हैं इसे। रचना में सबसे पहले तो इसमें किसी 5 अवधारणाओं के कुछ 100 शब्द में स्पष्ट कीजिए, ठीक है? तो रचना में भाव और विचार, ठीक है? तो देखिए रचना में भाव और विचार का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आप कह सकते हैं रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों होता है, देखिए मैं आपको आगे समझाऊंगी जब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या प्रोसेस होती है क्रिएटिव राइटिंग की, ठीक है? क्रिएटिव राइटिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है? कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई राइटर है वो बुक लिखता है या कोई स्टोरी लिखता है, कोई पोम लिखता है, तो वो कैसे लिखता है, देयर आर सर्टेन स्टेप्स, ठीक है? वो फॉलो करता है, ठीक है? भाषा और रचनात्मकता, ठीक है? भाषा और रचनात्मकता में क्या आप कह सकते हैं कि कनेक्शन है, ठीक है? दोनों में क्या एक कह सकते हैं आप यू नो व्हाट इज दी रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। साहित्य रचना का लक्ष्य, मतलब साहित्य आपको पता है लिटरेचर, ठीक है? इसमें आप किस तरीके का रचनात्मक लेखन लिखते हो। कवि पैदा होता है अथवा बनाया जाता है। देखिए इसका तात्पर्य ये है कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जो स्किल्स होती है, जिसमें आगे आपको बताऊंगी, सृजनात्मकता जो होती है, यानी आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, किसी किसी में इनबिल्ट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ही छोटे जो बच्चे होते हैं, देर आर सम पीपल जो राइटर बने बाद में जाकर, वो लोग बचपन से 6 to 7 ईयर्स की एज में दे स्टार्टेड राइटिंग समथिंग, दे स्टार्टेड राइटिंग पोम्स, दे स्टार्टेड राइटिंग डायलॉग्स, सॉन्ग्स, ठीक है? ऐसा होता है, अक्सर होता है, ठीक है? तो क्या किसी किसी पर्सन के अंदर ये जो क्रिएटिविटी होती है ये गॉड गिफ्ट है या फिर इसे आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है? तो आपको आंसर दोनों चीज़ में देना है। अभी हम आगे समझेंगे कि कैसे क्रिएटिविटी इज समथिंग जो आपके होती है, किसी किसी के अंदर नेचुरल क्रिएटिविटी होती है। जैसे आप हैरी पॉटर की जो सीरीज थी, ठीक है, जेके रोलिंग, ठीक है, तो उन्हें जो है बचपन से जो है बहुत ज़्यादा लिखने का शौक था। वैसे ही आप देखेंगे, आप महादेवी वर्मा देख लीजिए, प्रेमचंद देख लीजिए, आप किसी भी राइटर को देख लीजिए जिन्हें बचपन से लिखने का शौक होता है, ठीक है? व्हाट दे डू इज दैट कि एक टाइम पे जाके उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा हद तक निखर जाती है, ठीक है? बट दे हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इन देयर माइंड विच इज गॉड गिफ्ट, ठीक है? तो ये आपको एक चीज़ देखने को मिलती है। कल्पना और रचनात्मकता, कल्पना यानी कि क्या होती है, सोच विचार करना, ठीक है, थिंकिंग, और आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट व्हाट हैव हैपेंड, ठीक है? तो इसमें इसे कल्पना कहते हैं, और रचनात्मकता क्रिएटिविटी, दोनों के बीच का रिलेशन। पत्रकारिता और रचनात्मकता, जर्नलिज्म में भी आपको क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कोई न्यूज़ देखते हो, कोई कार्टून्स देखते हो, पॉलिटिक्स रिलेटेड आप कुछ देखते हो, फिगर्स, तो आपको दिखेगा कि पत्रकारिता और रचनात्मकता दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड है। एक है विज्ञापन और रचनात्मकता, जैसे आप कमर्शियल एडवर्टीजमेंट देखते हो, यू सी इट इन न्यूज़ पेपर, न्यूज़ यू सी इट इन टीवी, और यू सी इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। तो थिंग इज इट ऑल्सो हैव क्रिएटिविटी, ठीक है? लोकप्रिय संस्कृति और रचनात्मकता, ठीक है, मतलब रचनात्मकता अगर क्रिएटिविटी जिसे हम समझे, इज एवरीवेयर। आप कहीं पर भी देख लीजिए, आजकल क्रिएटिविटी आपको हर जगह दिख जाएगी, ठीक है? तो क्रिएटिविटी से क्या चीज़ें, मतलब आप कह सकते हैं क्रिएटिविटी और बाकी सारी चीज़ों का क्या जो है लेना देना है, इसे हमें समझना है। लोक व्यवहार की भाषा और साहित्य, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके कंटेक्स में, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत डिफरेंट है इससे, ठीक है? ये सब नहीं आएगा आपको। ये भी नहीं है आपके सिलेबस में कि आपको किसी ये जो होते हैं आपके विलोम या उपमा या फिर ये आपका लक्षणा, ये सब आपको नहीं है, ठीक है? और औपचारिक भाषा, परिभाषिक भाषा, ये सब भी आपको नहीं है, तत्सम वगैरह भी नहीं है, ठीक है? तो ये आपको मैं क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगी, बट द थिंग इज कि क्वेश्चन पेपर शेयर करने में यही प्रॉब्लम है कि आप अगर से सोचेंगे मैं क्वेश्चन पेपर देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, देन यू विल नॉट बी एबल टू एनालाइज दैट विच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि साक्षात्कार का क्या तात्पर्य है। साक्षात्कार क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। इट मीन्स इंटरव्यू, जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, आप किसी भी पर्सन का इंटरव्यू ले सकते हैं, उसका तात्पर्य क्या है और उसका क्यों आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है? और इसके साथ साथ आप मतलब जर्नलिस्ट जैसे इंटरव्यू लेते हैं उस तरीके से, और साक्षात्कारकर्ता जो होता है उसे कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ है। और टेलीविजन माध्यम के लिए कथात्मक लेखन फिल्म लेखन से किस प्रकार भिन्न होता है, ठीक है? तो देखिए जब हम कोई कहानी लिखते हैं, ठीक है, कहानी लिखते हैं, वो कहानी फिल्म भी बनती है, ठीक है, उसके ऊपर, तो उसमें और जो आप कहानी लिखते हैं उसमें डिफरेंस होता है, ये वहाँ पर ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप इतना आपको क्लियर है। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, मैं आपको फिर बता चुकी हूँ ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली आपके सिलेबस से रिलेट नहीं करते हैं, इसलिए बहुत डिफरेंट रहेंगे और इस पर आप कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते हो।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको व्यावसायिक रचनात्मक लेखन के लिए प्राइमरीली आपको क्वेश्चन है। तो देखिए रचनात्मक लेखन आपको हर किसी भी फील्ड में इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस जब आप याद करोगे तो व्यावसायिक आप तरीके से देख सकते हो, या किसी भी कंटेक्स्ट में आपको देखनी है कि रचनात्मक लेखन का महत्व क्या है। व्यावसायिक रचनात्मक लेखन की शक्ति और सीमाओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो यही लिमिटेशंस क्या है इसकी और स्ट्रेंथ्स क्या है, ये भी आपको देखना है। इसकी सफलता असफलता किस पर निर्भर करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेट्स मूव बैक टू आवर सिलेबस, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो जैसे कि इसे हमें जो टॉपिक्स है उससे लिमिटेड रखना है। जैसे कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, रचनात्मक लेखन से आपका क्या तात्पर्य है, इसका महत्व क्या है। अब महत्व आपको हर फील्ड में बताना है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे लिटरेचर में हो, चाहे आप डेली लाइफ में देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। रचनात्मक लेखन के विविध रूप, अब इसमें हमें रूप देखने हैं, मतलब किस तरीके से अलग अलग टाइप के क्या क्या रचनात्मक लेखन होते हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन, जनसंचार आपको पता है मास कम्युनिकेशन को हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूज़ होती है, जर्नलिज्म होता है, या फिर न्यूज़पेपर हो गया, तो इन सब में किस तरीके से रचनात्मक लेखन का इंपॉर्टेंस होता है ये समझना है। जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा का महत्व भी आपको समझना है। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर, मतलब इसी वीडियो में हम समझेंगे। और प्रिंट माध्यम के लिए लेखन, ठीक है। प्रिंट माध्यम यानी जो चीज़ प्रिंट होती है, ठीक है, जैसे कि साक्षात्कार हो गया या यात्रा अनुभव लेखन। अब देखिए यात्रा अनुभव लेखन आपको लिखने के लिए भी आ सकता है, बट इट्स नॉट वेरी श्योर, ठीक है। जैसे कि आपको हो सकता है यात्रा अनुभव लेखन यानी कि ट्रैवलॉग जिसे हम कहते हैं, आप कहीं पर गए, आपको कैसा लगा वो जगह पर जाकर, वो आपको अपने एक्सपीरियंस अपने वर्ड्स में लिखना है। अगर आपको याद होगा आपने अपनी हिंदी की बुक में, क्योंकि आपने 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी होगी तभी आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास तक हिंदी में आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे जिसमें कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलॉग मिला होगा कि किस तरीके से हम कहीं जाते हैं तो उसका यात्रांतरण हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संवाद लेखन को हम समझेंगे, संवाद लेखन और गीत लेखन इसको हम समझेंगे। संवाद लेखन में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना होता है, वो हम समझेंगे। संवाद मतलब कन्वर्सेशन प्राइमरली, ठीक है। हो सकता है आपको तो सिचुएशन दे दी जाए कि पर्सन ए है, मतलब एक दोस्त है, दूसरा दोस्त है, दोनों के बीच का कन्वर्सेशन आपको लिखना है, वैसा भी आ सकता है। गीत आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, गीत की क्या चीज़ें होती है, जैसे समझ लीजिए आप कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है, थोड़ा सा राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है वो हम समझेंगे। विज्ञापन लेखन आपने मतलब किया भी होगा स्कूल टाइम में। विज्ञापन लेखन प्राइमरीली जो होता है इट इज़ रिलेटेड टू कि किस तरीके से आपको अट्रैक्टिव आपका बनाना है विज्ञापन, ताकि वो कोई भी सामान बिक सके, ठीक है। तो आपको विज्ञापन तो बनाना आता होगा, आप बना भी सकते हैं एग्जाम में अगर आपको आए। जैसे समझ लीजिए अपने अगर मोबाइल का विज्ञापन बनाना है तो मोबाइल पे लिखा, इसके फीचर्स यहाँ पर आपने लिख दिए कि क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने सेल लिख दिया, सेल में मिल रहा है मोबाइल, ठीक है, और डिस्काउंटेड प्राइस है, ऐसा वैसा। मतलब ये एक विज्ञापन लेखन बहुत ईजी होता है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आई होप ये आपको आया तो आप कर सकते हो। विज्ञापन लेखन का आपको ये भी आ सकता है कि क्या क्या फीचर्स होते हैं या फिर क्या-क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो विज्ञापन में होनी चाहिए, ठीक है? तो उसमें आप इलैबोरेट कर सकते हैं कि विज्ञापन लेखन प्राइमरीली अगर हम देखें तो किस तरीके से करा जाना चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे इसमें लैंग्वेज बहुत कंसाइज़ होती है, बहुत संक्षिप्त होती है, इन द सेंस कि ज़्यादा बड़ा-चौड़ा वहाँ पर भाषण नहीं लिखा होता है। वेरी स्मॉल आजकल तो वैसे ऐसे एडवर्टाइज़मेंट चलते नहीं है, क्लासिफाइड एडवर्टाइज़मेंट होते हैं जो आते हैं न्यूज़पेपर में, या फिर मोस्टली एडवर्टाइज़मेंट या तो यूट्यूब या फिर आप देखेंगे टेलीविज़न पर चलते हैं, ठीक है? तो इस तरीके के एडवर्टाइज़मेंट वैसे भी बहुत ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जैसे कहीं पर बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर इस तरीके के एडवर्टाइज़मेंट आपको मिल जाएँगे। तो ये एडवर्टाइज़मेंट में क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ बिल्कुल शॉर्ट वे में कन्वे करनी होती है। अब बात करते हैं कि मतलब ये विज्ञापन लेखन तो आप कर लेंगे, ईज़ी है। सहायक पुस्तकें, अब देखिए ऑफ कोर्स सी बात है, आप एग्ज़ाम से पहले से देख रहे होंगे, तो इतनी सारी पुस्तक अगर आपके पास पढ़ने का टाइम होता, तो फिर आप ये वीडियो क्यों देख रहे होते, ठीक है? तो इस वीडियो मतलब इसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये अगर अगर आप देखना चाहें, अगर आपके पास इनमें से कोई है पुस्तक, तो आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। आपको पता है आपका पेपर 60 मार्क्स का होगा, लास्ट टाइम आपने अगर दिया होगा तो, और 2 आवर्स का आपके पास टाइम रहेगा। तो हम समझना स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है। समझते भी जाएँगे, क्वेश्चंस भी समझते जाएँगे और चीज़ों को भी देखते जाएँगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने एक बुक रेफ़र की है, इसको मैं आपको पीडीएफ ही शेयर कर दूँगी, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो चीज़ हाइलाइट करके इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको इस वीडियो में ही जो है चीज़ें याद हो जाएँ, समझ में आ जाए, और मतलब मैं कोशिश करूँगी कि आपके बिल्कुल क्लैरिटी से जो है चीज़ें आपको समझ में आ जाए। रचनात्मक लेखन, जब हम रचनात्मक लेखन की बात करते हैं तो गीत अगीत कौन सुंदर है, मतलब ऐसा समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। गीत अगीत कौन सुंदर है, ठीक है। गीत आपको पता है, अगीत पता है, कौन सुंदर है, ठीक है। तो प्राइमरीली गीत का अर्थ होता है, गीत का अर्थ क्या होता है, ठीक है। गीत का अर्थ क्या होता है समझिए इस चीज़ को। भावनाएं सृजनात्मक धरातल पर मूर्त आकर ले चुकी होती है, ठीक है। और जहाँ भावनाएं, अगीत क्या होता है, संवेदनाएं अंतर मन तक ही सीमित रहकर अभिव्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। इससे बहुत कॉम्प्लेक्स आई नो हो जाता है, इजी से शब्दों में अगर हम समझेंगे। जब हमें कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी होती है, देखिए हम लोग सब डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट फील करते हैं, ठीक है। फील सब करते हैं, बट हम इसे किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। कोई उसे सॉन्ग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है, कोई पोएम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है, कोई स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है। तो जब आप किसी चीज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है, तो
सामने वाले आपको जो है समझ पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एक्सप्लेनिंग यू समथिंग, तो आप इसे जो है समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, आप भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्यों उसमें समझना चाहते हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जहाँ देखिए सबके पास अलग अलग तरीके की स्किल सेट होता है, ठीक है, तो वैसे ही अपनी भावनाओं को सृजनात्मक तरीके से, क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस करना भी अपने आप में एक स्किल होती है। तो वही कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि रचनात्मक लेखन में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो भावनाएं आपके मन में आ रही है, ठीक है, भावनाएं अंतर मन तक जब आपके पहुंच जाती है, उसे आपको बाहर निकाल कर एक तरीके से भाषा का रूप देना है। इसे ही हम रचनात्मकता कहते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ईजी शब्द समझेंगे हम इसी तरीके से। देखिए वो कह रहे हैं लेखक और पाठक में यही अंतर होता है। अब देखिए आप ये अभी आप ये जो बुक लिखी है, ठीक है, आपने कोई भी स्टोरी बुक पढ़ी होगी, कोई भी बुक पढ़ी होगी, उसमें जो राइटर्स होते हैं, आप में से हो सकता है कोई राइटर हो, कोई पोएम्स लिखता हो, कोई ब्लॉग्स लिखता हो, कोई जैसे आई आई पर्सनली राइट स्टोरीज, आई ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग। तो हो सकता है आप में से भी कोई लिखता हो। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब आप लिखते हैं, ठीक है, लेखक जो होता है राइटर होता है, और पढ़ना जो पाठक होता है, उसमें डिफरेंस यही होता है, ठीक है, दोनों के अंदर अनुभूति और संवेदनाएं होती है। अनुभूति यानी आपको जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, दोनों का एक्सपीरियंसेस है लाइफ में, और दोनों के पास फीलिंग्स है। बट द पॉइंट इज दैट कि आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, ये एक अपने आप में स्किल है। तो एक उसे अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है, और दूसरा एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की एक्सप्रेस, ठीक है, सिंपल है। आई विल एक्सप्लेन यू वर्ड्स ऑफ द मीनिंग, क्योंकि आई नो कि आपने 10th के बाद हिंदी नहीं पढ़ी है, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैच अप सम वर्ड्स। सम ऑफ यू मे बी वेरी गुड एंड सम ऑफ यू मे बी लैकिंग, कि आपको ज़्यादा डिफिकल्ट हिंदी नहीं आती होगी। सो ये समझते हुए, अभिव्यक्ति जो होती है यानी कि एक्सप्रेस करना, तो कोई इंसान उसे एक्सप्रेस कर देगा, कोई उसे नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है, तो कोई इसे एक्सप्रेस करने की क्षमता रखता है और कोई दूसरा जो है इसे अक्षम रहता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ राइटर एंड अ रीडर। आप रीड कर रहे हो, ठीक है, आप बाद में जाके हो सकता है राइटर बने जब आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आ जाए। अब सृजनात्मकता ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य वरदान है। इसका कहने का मतलब ये है कि इट्स अ गॉड गिफ्ट, ठीक है, मतलब क्रिएटिविटी किसी किसी में गॉड गिफ्ट होती है। आपने देखा होगा कि किसी किसी के आप पोम्स पढ़ लो, ठीक है, कोई नोन राइटर नहीं कह रही हूँ मैं, अगर आपके आसपास किसी पर्सन को आप जानते हो जो बहुत अच्छी पोम्स लिखता हो, स्टोरीज लिखता हो, तो एक क्रिएटिविटी उनके दिमाग में होती है, ठीक है, वो बहुत प्रॉपरली आप देखेंगे कि वो, आप अगर उनकी स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किसी प्रोफेशनल राइटर ने लिखा है, बट उसकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। सो इट इज़ अ गॉड गिफ्ट, ठीक है। अब सृजनात्मकता का सबसे मूल आधार, बेसिस क्या होता है? बेसिस होता है आत्म अभिव्यक्ति। आत्मा अभिव्यक्ति लिखो या आत्मा अभिव्यक्ति लिखो। आत्मा अभिव्यक्ति क्या है? आत्मा मतलब होता है सेल्फ, अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेस करना। तो आत्मा अभिव्यक्त मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है अगर हम देखें सृजनात्मकता का यानी क्रिएटिविटी का, वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। आप अपने आप को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक जैसे कि अपने आप में स्किल है, एक टैलेंट है, ठीक है, सभी के पास ये टैलेंट नहीं होता। जैसे कि कोई बहुत अच्छा राइटर होता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है। सिंगर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छी आवाज़ चाहिए, ठीक है। वैसे ही आपको किसी किसी की राइट ड्राइंग्स बहुत अच्छी होती है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसमें भी क्रिएटिविटी चाहिए। तो वैसे ही आपको एक लेखक बनने के लिए अपनी अगर आप देखेंगे तो अपनी आत्म अभिव्यक्ति आपको अच्छी चाहिए, मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन करने का आपका टैलेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसमें सत्यम शिवम और सुंदरम आपको होना चाहिए, आपकी कला। तो देखिए सत्यम शिवम सुंदरम मतलब मूवी पर मत चल जाइए। सत्यम शिवम सुंदरम इज ऑल अबाउट आपकी भाषा में एक तरीके से सत्य, ट्रुथ तो होना ही चाहिए। शिवम, अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी भाषा, ठीक है। कभी कभी आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं वो बहुत बोरिंग हो जाएगी, आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है, यू विल नॉट रीड इट, ठीक है। इसलिए रचनात्मक लेखन की जो सक्सेस होती है अल्टीमेटली डिपेंड करती है अपॉन द रीडर, ठीक है। और वैसे ही जो है सुंदरम मतलब भाषा जो है सुंदर होनी चाहिए। सुंदर होनी चाहिए मीन्स नॉट इन टर्म्स ऑफ हैंड राइटिंग, वो नहीं कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहे हैं सुंदर होनी चाहिए, इट मीन्स दैट कि आप अगर उसे पढ़े तो आपको खुशी मिले, आपको ऐसा लगे कि हाँ, एक आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले कि दिस इज समथिंग विच इज वर्थ रीडिंग इट। जैसे कि आपको यहाँ पर एक पोम के बारे में बताया जा रहा है। इफ़ यू वुड हैव रेड इन सीबीएसई और आपने ब्यूटी थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर की पोएम पढ़ी होगी, तो दैट इज वन ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इट मीन्स दैट कि कोई ऐसी अच्छी चीज़ होती है जो आपको हमेशा खुशी देती है। जैसे कि हो सकता है आपने कुछ स्टोरीज पढ़ी हो जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है आपको बहुत खुशी मिलती है, उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। देखिए रचनात्मक लेखन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इसे इंटरेस्ट लेकर थोड़ा सा टाइम निकाल कर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके जो माइंड के हॉराइजन है इट विल डेवलप एंड यू विल फील लाइक कि आपको कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर भी डेवलप हो रही है, ठीक है। कैसे हो रही है वो हम देखेंगे। हमारे आसपास का जो इंटायर एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज लास्ट टाइम सब स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन हिंदी अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आसपास का हमारा इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस, परिवर्तन हमारे आसपास होते रहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि लेखक ह्यूमन मतलब जो राइटर होता है वो भी एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। अब आप भी चीज़ों को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लेखक भी चीज़ों को देखता है, एक्सपीरियंस करता है। द थिंग इज कि वो किस तरीके से उसे एक्सप्रेस करता है, वो इंपॉर्टेंट है।
तो कभी भी आपके पास अगर राइटिंग स्किल आपको डेवलप करनी है, अगर आपको सही में कोई भी राइटिंग करनी है, इफ यू वांट टू बिकम अ राइटर, आपने कभी सोचा है कि मुझे भी बुक लिखनी है या पोम्स लिखनी है या आपको स्टोरीज लिखनी है, तो राइटर बनने के लिए आपको क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट भी ऐड कर दूं कि रचनात्मक लेखन के लिए क्या महत्वपूर्ण तत्व है। ये एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से बन सकता है और उसमें हमें समझना है कि सबसे पहला जो हमने पॉइंट समझा वो है आत्म अभिव्यक्ति। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इस वर्ड को याद रख लीजिए, ठीक है। आत्म अभिव्यक्ति, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है। सेकंड थिंग हम आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको ये बता दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। इट मीन्स दैट कि आपकी भाषा से लेकर आपका जो भाव है वो सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा हद तक के सिंक्रोनाइज होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, एक एस्थेटिक फीलिंग देना चाहिए जिस पर्सन को वो पढ़ रहा है उसको। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर गुण है, गुण यानी कि स्किल, ठीक है। तो संवेदना, संवेदना यानी कि ह्यूमन के पास एक स्किल होती है संवेदना, यानी कि आप दूसरे की पीड़ा को समझ सकते हो, कंपैशनेट फीलिंग होती है आपके अंदर, ठीक है। आपने कोई एक ऐसी दुख भरी कोई स्टोरी पढ़ी होगी, ठीक है, तो आपको हो जाता है कि पढ़कर बहुत ज़्यादा ऐसा लगा हो कि हाँ आपको रियलाइजेशन हुआ हो दिस इज समथिंग, कि आपने उसको फील किया हो, ठीक है। तो कोई भी हिंदी की आप स्टोरी होती है जो थोड़ी सी आप कह सकते हैं दुख भरी होती है, तो आप वहाँ पर उसे फील करते हो, ठीक है। आप कैसे फील करते हो, क्योंकि वो राइटर जो है उसने उसे फील किया है और उसने जिस तरीके से उसे एक्सप्रेस किया है कि जब आपसे पढ़ रहे हैं तो आपको भी वही फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो संवेदना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो सेकंड पॉइंट आपको संवेदना याद रखना है, ठीक है। सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि अगर सोसाइटी में किसी भी तरीके का, देयर आर मेनी राइटर्स, फेमिनिस्ट राइटर्स राइटिंग अबाउट डॉरी, विमेन एम्पावरमेंट एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो बहुत सारी विडम्बनाएं या फिर आप कह सकते हैं दुख पीड़ा जो भी होती है चीज़ें सोसाइटी में, आप उसको किस तरीके से सृजनात्मक तरीके से क्रिएटिवली आप किस तरीके से अपनी राइटिंग्स में एक्सप्रेस करते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो एक तो हो जाता है फिक्शन। फिक्शन यानी कि आपको पता है जैसे कि आप ये सब हम फिक्शन की बात कर रहे हैं मोस्टली, अगर हम रचनात्मक लेखन की बात कर रहे हैं तो फिक्शन यानी कि आपने कुछ कहानी बनाई, ठीक है। लेकिन आप कहानी भी आप बनाते हो तो आप ऐसी तो कहानी बनाओगे नहीं कि फॉर एग्जांपल यू विल गो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग अ स्टोरी जो मतलब आप ऐसी भी स्टोरी बना सकते हैं जो परियों की कहानियां बनाने लगे, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। बट एक होता है रियल फिक्शन, ठीक है। रियल फिक्शन अपने आप में एक ऑक्सीमोरन है। रियल फिक्शन यानी कि होता है जिसमें आपको जो डेली लाइफ की जो चीज़ें होती है आप उसको लेते हो और उससे स्टोरी बनाते हो, बस कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, कोई भी आप कैरेक्टर्स के नाम रख लेते हो और फिर उसको जो है बनाते हो, तो इट्स अ रियल फिक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे फिक्शन होते हैं। तो ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप सोसाइटी की चीज़ों को समझेंगे, समझने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, और उसके बाद उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास सेल्फ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसी चीज़ को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि लेखक में ये गुण जो होते हैं जन्मजात होते हैं, मतलब इट इज़ इनहेरेंट, इट इज़ हेरिडिटरी, या फिर आप कह सकते हैं जेनेटिकली आपके अंदर होते हैं। अगर कोई इंसान राइटर है, कोई इंसान है, तो ऐसे होते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि अभ्यास के द्वारा, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था ना कि क्या कवि पैदा होते हैं या कवि जो है बनाए जाते हैं। तो द थिंग इज़ कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको कहना है कि लेखक में, कुछ लेखक में सृजनात्मक के गुण जो होते हैं वो होते हैं, बचपन से होते हैं, ठीक है, जन्मजात होते हैं। बट द थिंग इज़ कि अभ्यास से, प्रैक्टिस से वो चीज़ को डेवलप भी किया जा सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस से आप उसको पल्लवित कर सकते हैं, यानी कि आप उसे ब्लॉसम कर सकते हैं, परिष्कृत कर सकते हैं, यू कैन रिफाइन इट, ठीक है। तो रिफाइन इट आप कर सकते हो, कोई भी क्वालिटी को आप रिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई टैलेंट है, आप उसको और डेवलप कर सकते हो प्राइमरली, ठीक है। तो ये उसका मीनिंग है। अब प्लेटो का इसमें एक अलग तरीके से मानना है। प्लेटोनिक अजम्पशंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उटोपिक, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक होते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट और अनरियलिस्टिक दिखेंगे। तो प्राइमरली उनका कहने का मतलब होता है कि कवि जो है खुद नहीं लिखता कविता, बल्कि दैवी प्रेरणा के कारण वह कविता लिख पाता है, ठीक है। तो दैट इज़ वन आइडिया। अरस्तु यानी जिसे हम इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, ठीक है, उनका अलग मानना है, ठीक है। हार्वर्ड फास्ट रचना क्या जो है वो अलग मानना है। तो देखिए रचनात्मक लेखन की जो क्रिएटिविटी है, क्या इसे डेवलप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये एक डिबेट रहा है। बट ऑफकोर्स ही बात है कि आपको रचनात्मक लेखन पढ़ाने का जो इंटायर मोटिव यही है कि आप अपने आप को रचनात्मकली, मतलब रचनात्मकली कह रही हूँ, सॉरी, मतलब अपने आप को जो है डेवलप कर सके क्रिएटिवली, इन अ सेंस कि आप अपने आप को क्रिएटिव बना सके, जैसे कि फ्यूचर में जाकर अगर आपको राइटर बनना है, पोइट बनना है, तो आपको ये चीज़ काम में आ सके। देखिए एक तो आपकी जो राइटिंग्स होती है, आपने जो औपचारिक लेखन पढ़ा था लास्ट टाइम, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने पत्र देखा था, ठीक है, रेज्यूमे मेकिंग देखा था, स्वरवत्र लेखन देखा था, कार्यलाय हिंदी देखा था, जिसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, फॉर्मेट के साथ चलते हैं, ये सब बिल्कुल रेगुलर यूज़ में आते हैं, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई। अब ये एक जो होती है रचनात्मक लेखन, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। ये फ्री फ्लो ऑफ राइटिंग होती है, मतलब आपकी क्रिएटिविटी कितने अच्छे से एक्सप्रेस हो सकती है, ये रचनात्मक लेखन होता है। इट इज़ नॉट अबाउट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। अब प्राइमरीली अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, बहुत ही थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट आई एक्सप्लेन यू इन अ वेरी ईजी मैनर। देखिए जीवन के यथार्थ को, ठीक है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को, ठीक है, अपनी सृजनात्मक प्रतिभा
सृजनात्मक प्रतिभा यानी कि क्रिएटिव एबिलिटी, ठीक है। आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को क्रिएटिव एबिलिटी, गहरी संवेदना यानी कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ कंपैशन है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ आप कह सकते हैं आप फील कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हो रही है वो, और कल्पना, आपके पास एक अच्छी थॉट प्रोसेस है कि सम्मिश्रण तीनों चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है। क्या है? सृजनात्मक प्रतिभा यानी क्रिएटिव एबिलिटी, गहरी संवेदना, ठीक है, यू हैव कंपैशन, कल्पना, थॉट प्रोसेस, तीनों को आपने मिक्स कर दिया। कि सम्मिश्रण द्वारा ऐसा रूप प्रदान करता है कि रचना यथार्थ जगत का प्रतिबिंब दिखाई देती है। मतलब ये है कि आप जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं प्राइमरली, तो वो क्या बताने की कोशिश करता है, वो स्टोरी जो है अपने आप में एक मैसेज कंटेन करती है। मैसेज कंटेन करती है कि वो बताती है कि यूनिवर्स किस तरीके से वर्क कर रहा है। आपको सोसाइटी की एक पिक्चर दिखती है, एक रियलिटी देखने को मिलती है। इसलिए आपको इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। देखिए, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कोट करने के एग्ज़ाम में। एक तो ये कि जब आप अपने जीवन के यथार्थ को, ठीक है, जीवन के एक्सपीरियंसेस को भावनात्मक और संवेदनात्मक रूप देते हुए, ठीक है, संवेदनात्मक रूप देते हैं आप, भावनात्मक रूप देते हैं, ठीक है। कैसे देते हैं? कैसे देते हैं आप उसे? सृजनात्मक प्रतिभा से, यानी कि आपकी क्रिएटिव एबिलिटी से, गहरी संवेदना से और कल्पना से, ठीक है। थॉट प्रोसेस, क्रिएटिव एबिलिटी और कंपैशन को यूज़ करते हुए जब आप संवेदनात्मक रूप से अपनी बातों को जो है स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं अपनी राइटिंग्स में, इसे हम रचनात्मक लेखन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। अब इसका एक प्रोसेस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, लेखक की ये रचना प्रक्रिया एक प्रोसेस होती है, ठीक है, अनेक स्तरों पर होती है। और सबसे पहला, सबसे बेसिस होता है, ठीक है, वो होता है भावनात्मक या फिर भावात्मक संवेदना। कैसे? देखिए, आपको ये समझना है, थोड़ा-सा डिटेल में जाइए, थोड़ा-सा मेटाफिज़िकल, थोड़ा-सा फिलॉसॉफ़िकल तरीके से सोचिए। आप एक रूम में हैं, ठीक है? एक रूम में हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आप एक रूम में हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके आस-पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, फ़ील करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है? तब आप एक नॉर्मल तरीके से सोचते हैं, लेकिन जब एक लेखक होता है, ठीक है? समझ लीजिए एक पंखा है, तो वो पंखे को भी जो है अलग तरीके से सोचेगा, ठीक है? एक बंद पंखे को अलग तरीके से सोचेगा, एक आप कह सकते हैं कि जो पंखा चल रहा है, उसे वो अलग तरीके से सोचेगा। इसलिए राइटर्स को क्या कहा जाता है? अक्सर पागल कहा जाता है, क्योंकि दे डू नॉट सी द थिंग्स एज दे आर, ठीक है, दे सी द थिंग्स बियॉन्ड व्हाट दे आर नॉट, ठीक है। जो चीज़ें वो नहीं है उस तरीके से उसे देखते हैं, ठीक है। मतलब जब आप चीज़ों को सिर्फ नॉर्मल तरीके से ना देखते हैं, उसके बियॉन्ड देखें, उसके बियॉन्ड समझने की कोशिश करें, तभी जो है हम उसे क्या कहते हैं, रचनात्मकता यानी सृजनात्मकता, जो भी आप कह सकें, वो उसे हम कहते हैं। तो जब आपको सबसे पहले उस चीज़ों को समझने के लिए आपके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए, तो भावात्मक संवेदना आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही सोसाइटी में समझ लीजिए आप भी डेली जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती होगी, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई, आप जाते हैं तो आपको रास्ते पे कोई चाइल्ड लेबर करता हुआ दिखे, या फिर कोई आपको बहुत ही गरीब इंसान जो है आपको बेगर दिखे, तो आप हो सकता है उसे इग्नोर कर दें, ठीक है। कोई राइटर उसे अलग तरीके से सोच के, समझ के, उस चीज़ को फ़ील करके जो अपनी राइटिंग्स में लिख सकता है। वैचारिक मंथन दूसरा स्टेप होता है, इसमें होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने कोई चीज़ पढ़ी, कोई चीज़ सुनी, कोई चीज़ देखी, आप बहुत ही कम होता है जब उसके बारे में कुछ सोचते हो, बिकॉज़ लाइफ़ इज़ गेटिंग टू बिज़ियर नाउअडेज़ दैट यू डू नॉट इवन गेट टाइम कि आप उसके बारे में कुछ सोचिए। जब हम कोई चीज़ देखते हैं, जब हम खाली होते हैं, जब हमारा दिमाग वर्क करता है और हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम रिकॉल करते हैं, ठीक है? तो जब हम रिकॉल करेंगे और उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, तब उसे हम वैचारिक मंथन कहते हैं। मतलब जब आप उसके बारे में सोच-विचार करना, ठीक है? उसकी अभिव्यक्ति का आधार देता है। मतलब आप उसको जब सोच-विचार देते हैं, तो वो आपका एक्सप्रेशन फॉर्म उस टाइम पे हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पर कल्पना भी इम्पोर्टेंट होती है, मतलब आप उसको किस तरीके से सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। ये देखिए कीवर्ड्स हैं, ये आपको एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, समझने के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। भावात्मक संवेदना 1 पॉइंट, वैचारिक मंथन और कल्पना 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आप उसे फ़ील करते हैं, किस तरीके से आप उसे सोचते हैं और किस तरीके से आप उसे एक्सप्रेस करते हैं। अंत में ये जो लास्ट स्टेप होता है, ये भाष्य का कलेवर होता है। मतलब ये कि लास्ट में इट डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ यू एक्सप्रेस इट, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए, लैंग्वेज का अगर आप बचपन में पढ़ते होंगे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा क्यों ज़रूरी है? भाषा अपने मन की अभिव्यक्ति के लिए, मतलब हम जो चीज़ें सोचते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरी है, वरना एक पर्सन अपनी फीलिंग को दूसरे से एक्सप्रेस कैसे करेगा? तो भाषा इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो वैसे ही अगर आपका भाषा के ऊपर एक ग्रिप नहीं रहा, इफ यू डू नॉट हैव अ ग्रिप ओवर लैंग्वेज, तो आप अपनी बातों को, आप कितने भी अच्छे से उसे फील करें, आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भाषा के ऊपर एक अच्छा आप कह सकते हैं ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो उसे पढ़ रहा है, उसे पढ़कर जो है वो अच्छा लगे, ठीक है? इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि यूजिंग बहुत ज़्यादा हाई-फाई टेक्निकल वर्ड्स या बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने प्रॉपर्ली अपने वर्ड्स को और कितने अच्छे से अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आ जाती है इसकी कि जब संवेदना वैचारिक मंथन से गुजरते हुए, ध्यान दीजिएगा, आपकी जब फीलिंग्स वैचारिक मंथन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिफ्लेक्शन, थॉट प्रोसेस से गुजरते हुए आपने किसी चीज़ के बारे में फ़ील किया, उसके बारे में आपने सोचा, समझा और उसके बाद आपने उसको जो है कल्पना का सहारा लिया, मतलब आपने सोच-विचार किया,
उसके बाद भाषा के धरातल पर अभिव्यक्त होती है तो उसे रचना की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन, देखिए आपको समझना है। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया कि आपको संवेदना होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, संवेदना, उसके बाद वैचारिक मंथन, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ये कि आपको कल्पना, और फोर्थ स्टेप आपकी ये है कि आपको उसे भाषा के धरातल पर अभिव्यक्त करना है। भाषा के धरातल मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, आप भाषा का यूज करके उसे एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, तो व्हाट डू यू हैव टू यूज, लैंग्वेज आपको यूज करनी है टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो पहले तो आपको फील करना इंपॉर्टेंट है, सेकंड आप उसे जो है सोच विचार करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसके जो है एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है। तो ये चार स्थितियां है, इट इज प्राइमरली इट इज द प्रोसेस, इट इज द स्टेप्स, ठीक है, ये स्टेप है। अब ये तो फर्स्ट थ्री स्टेप्स है, ये मानसिक लेवल पे मतलब ब्रेन लेवल पे, माइंड लेवल पे होगी, ठीक है, ये माइंड आपका चलते रहेगा। फोर्थ जो है वो आपका कॉपी पेन लेके जब आप किसी चीज़ को लिखेंगे या फिर आप किसी को बोलेंगे और वो आप भाषा का यूज़ करके वो कोई और लिखेगा, तो ये एक भाषा के स्तर पे होने वाली चीज़ है। तो फर्स्ट थ्री थिंग्स आर व्हाट, फर्स्ट थ्री थिंग्स आर एट द लेवल ऑफ माइंड, ठीक है, दीज आर दी मेंटल थिंग्स। बाद में जो फोर्थ थिंग है दैट इज ऑल एप्लीकेबल टू दी प्राइमरीली दी आइडिया ऑफ कि आप किस तरीके से उसे लिखते हैं। अल्टीमेट जो पैरामीटर होता है जिसपे इसे खड़ा होना होता है लैंग्वेज को, वो ये है कि किस तरीके से आप अपनी संवेदनाओं को, अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से आप अपने पाठकों यानी रीडर्स तक पहुंचाते हैं। दैट इज द अल्टीमेट पैरामीटर, अल्टीमेट पैरामीटर यही होता है। इसी से आपका रचना कौशल यानी कि आपकी क्रिएटिव एबिलिटी चेक की जाती है। जैसे हम कोई भी राइटर होता है तो उसकी राइटिंग जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़कर, क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उसने क्या सोचा होगा वो हमें नहीं पता, उसने जिस तरीके से उसे एक्सप्रेस किया है वो हम तक पहुंच रहा है। तो आपकी जो भाषा की शैली है, आपकी भाषा की जो कुशलता है, किस तरीके से आप उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसका डीप तरीके से सोचे थोड़ा टाइम लगा के तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी कि क्यों भाषा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। इसलिए भाषा वास्तव में लेखक के सृजनात्मक व्यक्तित्व का आईना होती है। मीन्स हाउ क्रिएटिव यू आर, योर क्रिएटिव पर्सनैलिटी विल रिफ्लेक्ट ओनली थ्रू योर राइटिंग। आपकी राइटिंग्स के थ्रू जो है ये एक्सप्रेस होने वाली है। और ये इंसान के रचनात्मक सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि वह शब्दों के अर्थ को कहाँ तक ले जा सकता है। मतलब मैंने आपको कहा ना, एक ही वर्ड है लेकिन आप उसको अलग तरीके से देख सकते हैं, अलग तरीके से फील कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी अलंकार वाले जो है आपने पोम्स पढ़ी होगी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बिन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। सो पानी को बार बार यूज़ किया गया है बट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, ठीक है। इसे हम डिफरेंट अलंकार का जिसे हम प्रयोग कहते हैं। तो भाषा को आप किस हद तक के एक्सपांड कर सकते हैं वो एक पर्सन की क्रिएटिव एबिलिटी पर डिपेंड करता है, रचनात्मक सामर्थ्य पर निर्भर करता है, ठीक है। ये आपको लाइन याद रखनी है कि लेखक के रचनात्मक सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि वे शब्दों के अर्थ को कहाँ तक ले जा सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अभिव्यक्ति के क्षेत्र क्या है, मीन्स व्हाट आर द फील्ड्स इन विच यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर राइटिंग। रचनात्मक लेखन को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। पहला है साहित्य, साहित्य अकेडमिक्स लिटरेचर, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। पत्रकारिता, मैंने अभी आपको बताया, पत्रकारिता में जर्नलिज्म भी आ जाएगा, उसमें आपको एडवर्टीजमेंट भी आप देख लीजिए। व्यवसायिक क्षेत्र में एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, बिजनेस लेटर्स, हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं किस तरीके से और क्रिएटिविटी यू कैन यूज देयर। एक एक को हम समझेंगे, साहित्य को समझेंगे। साहित्य प्राइमरीली अगर हम देखें जिसे हम लिटरेचर कहते हैं, इसमें इसका जो क्षेत्र है ये बहुत व्यापक कह सकते हैं आप, इट इज़ वेरी ब्रॉड, इट हैज़ नो लिमिट्स, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं लिमिटलेस, एंडलेस, निर्बाध और असीम होता है इसका क्षेत्र, ठीक है। मतलब टू दी ब्रॉडेस्ट वी पॉसिबल, जहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है वहाँ तक है। इसका कोई देयर इज नो लिमिटेशन व्हेन यू राइट लिटरेचर, यू वुड हैव रेड एनी लिटरेचर, ठीक है, तो आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जो जोना पे जो राइटिंग्स, जो टोन, जो आपको क्या कहते हैं फ्रेमवर्क यूज़ करना है, सब आप यूज़ कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है आपकी, ठीक है। द पॉइंट इज़ दैट कि आपको वहाँ पर अपने विचारों को जो है व्यक्त करना है, दैट्स द ओनली थिंग। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ये होती है कि आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रखनी होती है कि आप, जैसे कि आपने एक तरीके की भाषा का चयन कर लिया। आप अगर प्रेमचंद की राइटिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है, आपने किसी और की राइटिंग्स पढ़ी, तो डिफरेंट राइटर्स डिफरेंट लैंग्वेजेस का, यानी कि हिंदी ही में बता रही हूँ मैं, डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई खड़ी बोली का प्रयोग करता है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग करता है, कोई बहुत भाषा शैली को अपने सिंपल रखता है। तो ये डिपेंड करता है। तो लेखक जो है कथा, भाव तथा विधा के अनुरूप भाषा का चयन करता है, ठीक है। मीन्स आप किस बारे में लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी हिस्टोरिकल चीज़ के बारे में लिख रहे हो तो इट वुड बी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें मेंशन करो, वहाँ पर आप जो फैक्ट्स है, भाव है, उस तरीके से रखो। आप कोई कॉमेडी चीज़ लिख रहे हो तो आप इतने हार्ड वर्ड तो यूज़ नहीं करोगे। वैसे ही विधा, मतलब किस तरीके से आपको उसका फ्रेमवर्क कैसा देना है, टोन कैसा रखना है, उस पे आपको सेटिंग कैसे करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा जो आंसर, मतलब आंसर कह रही हूँ, पूरा आपका जो लिटरेचर होता है वो आपका इसी पे बेस होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रचनाकर, ठीक है, रचना और अभिव्यक्ति, इन तीनों में सामंजस्य होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रचनाकर, रचना और अभिव्यक्ति, ठीक है, मीन्स द राइटर, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी एक्सप्रेशन, ये तीनों चीज़ों में एक तरीके से सामंजस्य एक हमें दिखना चाहिए कि भाई ये रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ जा रहा है कोई वहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कविता की बात करते हैं
तो कविता अगर हम देखें तो कविता में एक तरीके से भाषा का जो प्रयोग होता है बहुत डिफरेंट होता है। उपन्यास, कहानी में भाषा का प्रयोग अलग होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्रिएट होते हैं, ठीक है? हम भाषा अब कविता लिखेंगे तो हम ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल कठिन भाषा पूरी लिख देंगे। हम बहुत शॉर्ट वर्ड्स का यूज़ करते हैं और हम पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखते, अधूरे सेंटेंस लिखते हैं। तो ये एक तरीके से अलग-अलग तरीके का स्टाइल है टू राइट पर्टिकुलर आप कह सकते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग को लिखने का एक अलग-अलग तरीके का स्टाइल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोक कथा लिख रहे हैं। लोक कथा इट मीन्स लोकल स्टोरीज इफ यू आर राइटिंग, तो वहाँ पर आप लोक भाषा का प्रयोग कीजिए। लोक भाषा लोकल आप लैंग्वेज होती है। लोकल लैंग्वेज मतलब ऐसी लोकल लैंग्वेज नहीं जैसे खड़ी बोली होती है कहीं पर हर हिंदी की खुद कितनी खड़ी बोली है, तो बहुत सारी जो है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वैसे ही अगर आप ऐतिहासिक या फिर पौराणिक रचनाओं के बारे में लिख रहे हैं तो आपको उसकी लैंग्वेज जो है अलग तरीके से यूज़ करना होगा, ठीक है? नाटक में अगर आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आप उसको उस तरीके से भाषा लिखना है। कविता की तरह निबंध लेखन में भी आपको भाषा का एक अलग तरीके से प्रयोग करना होता है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स दिए गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल नागार्जुन की कविता है तो उसमें आम लोगों के दुख दर्द की बात कही गई है। तो उनकी भाषा कैसी होगी? बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में आप लोगों का दुख दर्द लिखोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। आम बोलचाल की भाषा आप प्रयोग करोगे। सेकेंडली अगर आप देखेंगे कि चंद्रधर शर्मा के बारे में यहाँ पर लिखा गया, तो उन्होंने लिखा कि उस गुलेरी की उसने कहा था कहानी कहानी है। तो इसमें उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, अमृतसर के एक व्यस्त बाजार के वर्णन की भाषा की। मतलब जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर स्टोरी स्टार्ट करते हो तो यू स्टार्ट विद अ सीन कि ये ना बादल जो है छा रहे थे, या फिर एक मतलब सुबह का वक्त था, मतलब कोई भी आप एक तरीके से एक्सप्रेस करते हो डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरी, ठीक है? वैसे ही प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, ये शायद आपने इसे पढ़ा होगा। तो ये वाली स्टोरी भी इस तरीके से, मतलब जो भी स्टोरी आप लिखते हो तो उसमें आप जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन करते हो वो उससे रिलेटेड होता है, ठीक है? उसका एक तरीके से एक पिक्चरस्क व्यू होता है कि आपको अभी क्या मिलने वाला है, ठीक है? उसके रिगार्डिंग आपको पता चल जाता है कि इंट्रोडक्शन पढ़ के कि हाँ, इस कहानी में मुझे ये चीज़ मिलने वाली है। और इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, ठीक है? अब पहले क्या होता था, आधुनिक हिंदी, मतलब एक टाइम ऐसा था कि जब आप देखेंगे, मतलब आज के टाइम पे तो हिंदी चेंज होते जा रही है। द थिंग इज़ कि हिंदी ग्लोबलाइज़ होते जा रही है। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट ओनली संस्कृताइज़ हिंदी। जैसे कि हिंदी में पर्शियन वर्ड्स मिल गए, हिंदी में आप देखेंगे हिंदी पर्शियनाइज़ हो गई, बहुत सारे उर्दू के वर्ड्स मिल गए, बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स मिल गए। आज बहुत सारे हम देखते हैं इंग्लिश के वर्ड्स हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करते। कंप्यूटर, बस, कार, ये सब हम ट्रांसलेट करके कभी देखते हैं, ट्रेन, या फिर बहुत सारे वर्ड्स हम कभी भी ट्रांसलेट नहीं करते। वी जस्ट राइट इट सिंपली इन आवर ओन लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश में ही हम उसे लिखते हैं, ठीक है? वैसे ही तो हिंदी ग्लोबलाइज़ होते जा रही है। इट मीन्स दैट कि पहले के टाइम पे जो लोग हैं वो भाषा को बहुत ज़्यादा प्योर करने की कोशिश करते थे, बट आज के टाइम पे वो चीज़ नहीं रही है। बिकॉज़ अल्टीमेटली आप भी देखिए, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टीचिंग यू, अगर मैं आपको पूरा हिंदी में पढ़ाऊँगी बिल्कुल कठिन शब्दों का प्रयोग करके और कहूँगी कि ये है, ठीक है? तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, ठीक है? तो सिमिलरली यू वुड नॉट बी इंटरेस्टिंग टू रीड समथिंग व्हिच इज़ एंटायरली रिटन इन हिंदी, या फिर आजकल आप व्हाट्सएप लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हो तो हिंदी इंग्लिश का मिक्स आपको अच्छा लगता है। द थिंग इज़ दैट कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो आप अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो इट इज़ नॉट यूज़फुल। तो यूज़फुल नहीं है, तो इसलिए राइटर्स क्या कर रहे हैं कि धीरे-धीरे लैंग्वेज को ग्लोबलाइज़ करते जा रहे हैं। दे आर राइटिंग इन अ फॉर्मेट कि लोगों को पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। तो यहीं पर ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग सहज रूप में हो रहा है हिंदी में, और हिंदी व्याकरणिक परिभाषा तेज़ी से बदल रही है। तो ये तो हो गया आपका लिटरेचर, यानी कि आपका हो गया साहित्य। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट फील्ड, जहाँ पर रचनात्मक लेखन या सृजनात्मक, दोनों चीज़ आप कोई भी कोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस सेकंड जो फील्ड है जहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पत्रकारिता। पत्रकारिता इट मीन्स दैट जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में आप देखेंगे कि जर्नलिज्म, आप में से कुछ लोग जर्नलिज्म हो सकता है परस्यू कर रहे हो, ठीक है? तो जर्नलिज्म एक अपने आप में एक स्किल है, क्योंकि आप देखेंगे कि इससे आप मास लोगों तक, देयर आर पीपल, आप जज लाखों लोगों तक अपनी बातों को, मैसेजेस को पहुंचाते हो। व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर, यू रीड एडिटोरियल, तो आपको लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियंस है, वो आपको न्यूज़पेपर में मिलते हैं। तो व्हाट इज इट? इट इज़ मास सर्कुलेशन ऑफ ओपिनियंस। और हर पेपर का जो इम्पोर्टेंस होता है वो किससे होता है? न्यूज़ से नहीं होता है। देखिए, न्यूज़ तो सेम होती है। आप पर्टिकुलर क्यों न्यूज़पेपर प्रेफर करते हो पढ़ना? आप में से कुछ लोग द हिंदू पढ़ते होंगे, सम वुड बी रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस, सम वुड बी रीडिंग दैनिक भास्कर, एनीथिंग। व्हाई डू यू प्रेफर रीडिंग अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर? न्यूज़ तो वही होती है। न्यूज़ तो न्यूज़ है। थिंग इज़, क्यों किस तरीके से आप तक पहुँच रही है, उसके एडिटोरियल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से सर्कुलेट हो रही है। वहाँ पर लेखक का बहुत इंपॉर्टेंस है कि वो उसने किस तरीके से उसे एक्सप्रेस किया है, ठीक है? और इसी की वजह से उनका सर्कुलेशन बढ़ता है। जो अच्छे से लिखा हुआ रहेगा, जो अच्छी राइटिंग्स रहेगी, वो ऑफ कोर्स सी बात है, उसकी डिमांड भी रहेगी कि दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ रिटन वेरी वेल, और उसका लोग जो है मतलब पढ़कर लोगों को बहुत खुशी मिल रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। इट्स जस्ट लाइक नॉवल, आप देख लीजिए किसी चेतन भगत और एनी अदर पर्सन आउट देयर, आप किसी की नॉवल अगर आपको पढ़ना अच्छी लगती हो, सो यू वुड प्रेफर कि हाँ भाई, ये पर्सन की नॉवल आएगी तो आई रीड दिस। तो क्यों होता है ऐसा? कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम जो है क्रिएटिविटी को इम्फोसिस देते हैं।
और यूजुअली जो होता है न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं जो थोड़े से शैक्षिक स्तर पर, इट मीन्स दैट इट इज़ इन दी एजुकेशन लेवल पे जो होते हैं, हायर लेवल पे आप अगर पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, ठीक है, ऑफ कोर्स की बात है इलिटरेट पर्सन कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो जो न्यूज़पेपर में जो लोग होते हैं वो लोग अक्सर ऐसे होते हैं जो राइटिंग्स भी करते हैं, दोज आर द पीपल हु हैव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और जो सोसाइटल नीड्स को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। तो वो आपको एक दिखेगा। देखिए न्यूज़पेपर डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोग पढ़ते हैं, इसलिए अगर आप कभी देखेंगे न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी अपने आप में इट्स आप कह सकते हैं वंडर। वंडर इन द सेंस कि इसमें आपको कुछ मतलब रूढ़िवादी चीज़ें मिलेंगी, आपको हॉरोस्कोप भी मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी भी मिलेगी, आपको क्विज भी मिलेंगे, आपको कॉम्पिटिशन भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, आपको एडिटोरियल्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो दे आर वेरियस थिंग्स इन अ न्यूज़पेपर। सो व्हाई इट इज़ देयर, बिकॉज टू कैटर टू डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट नीड्स, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि साहित्य की तरह इसका इतना व्यापक स्तर नहीं होता। इट मीन्स दैट देखिए आपको आपको कहानी लिखनी है ना, वहाँ पर आपको जो स्टोरी है, द न्यूज़ इज़ देयर, आपको उसको एक्सप्रेस अपने वर्ड्स में करना है, बट इट इज़ नॉट कि आप अपनी कहानी लिखते जाएँगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वहाँ पर अपनी कहानी लिखेंगे, तो इसलिए इसमें ज़्यादा स्तर नहीं होता, जितना जितना साहित्य में होता है, उतना ज़्यादा आप इसको विस्तार नहीं कर सकते, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो पेपर अगर आप देखेंगे तो हाउ डज़ इट अर्न्स रेवेन्यू, रेवेन्यू कैसे अर्न करता है पेपर, आप देखेंगे आप तक जो पेपर आता है आपको पेपर के चार्जेस नहीं लगते, मतलब जो न्यूज़ वो लिखकर आप तक भेज रहे हैं आपको चार्जेस किस चीज़ के पे करने पड़ रहे हैं। आप जो 5 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये न्यूज़पेपर अगर आप लेते हैं, ये किस चीज़ के आप चार्ज पे कर रहे हैं, यू आर पेइंग द चार्जेस ऑफ द हार्ड कॉपी विच इज़ रीचिंग यू, ठीक है। आप उसके राइटर को तो चार्ज नहीं पे कर रहे हैं, द इंटायर इंडस्ट्री विच इज़ रनिंग, तो ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिजनेस। तो हाउ डज इट अर्न रेवेन्यू, इट अर्न रेवेन्यू फ्रॉम द बिजनेस हाउसेज। बिजनेस हाउस कैसे अर्न करेंगे, जब वो एडवर्टीजमेंट पोस्ट करेंगे। अब एडवर्टीजमेंट को हम व्यावसायिक में भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे, तो पत्रकारिता में भी क्या हो जाता है, एडवर्टीजमेंट आते हैं। अब एडवर्टीजमेंट के लिए तो जगह होनी चाहिए ना। अब आपको अगर बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट डाल के दे देंगे न्यूज़पेपर में और न्यूज़ देंगे ही नहीं, तो आप बोलोगे मुझे न्यूज़ दी ही नहीं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको जो पर्टिकुलर प्रोवाइड करता है न्यूज़पेपर, तो वो क्या करता है, कोशिश क्या करता है कि कम से कम स्थान में अधिक से अधिक समाचार दे। कभी आप पेपर को एनालाइज करना, ठीक है, उसमें जो कंटेंट होता है ना, जो आपका पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंस होता है कि न्यूज़ क्या है, वो बहुत कम रहेगी। और बड़े-बड़े जो अगर आप देखेंगे एडवर्टाइज़मेंट, पूरा पेज भर के एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? 1 पेज नहीं, 2 पेज नहीं, 3 पेज नहीं, एडवर्टाइज़मेंट के एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? चाहे गवर्नमेंट के एडवर्टाइज़मेंट हो या फिर बिज़नेस हाउसेज़ के एडवर्टाइज़मेंट हो, होते हैं वहाँ पर। क्यों होते हैं? बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि एडवर्टाइज़मेंट से उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। अब एक चीज़ तो इट्स वेरी एविडेंट कि अगर आपको मतलब अगर आपको जर्नलिज्म में लैंग्वेज लिखना है, तो फिर भी आप लैंग्वेज आप ज़्यादा कठिन नहीं लिख सकते, लोग पढ़ेंगे नहीं। तो आप जो लैंग्वेज नॉर्मल अगर आप डेली लाइफ़ को अगर देखेंगे, तो पत्रकारिता में जो लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, वो कैसी लैंग्वेज होती है, जो लोगों से बहुत ज़्यादा हद तक जुड़ी हुई लैंग्वेज है। लोक व्यवहार से जुड़ी हुई लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि जन व्यवहार, लोक व्यवहार की भाषा से अधिक निकट है। उसमें लोक प्रचलित सहज शब्दावली का प्रयोग होता है। ऑफ कोर्स सी बात है, आपको अगर इतने डिफिकल्ट वर्ड्स लिख के दे देंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, कहेंगे कि इतने डिफिकल्ट वर्ड्स लिख के दे रहे हैं। जो हम नेचुरली हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो आपको वर्ड्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे कि ताकि आम आदमी उसको समझ सके, ठीक है? और अब पुनरावृत्ति या फिर अनावश्यक शब्दों के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं होता है। द पॉइंट व्हेयर आई एम हाइलाइटिंग दिस इज़, आपको ये पढ़ना है, समझना है। आपको ये आ सकता है कि पत्रकारिता की अंदर अगर आपका रचनात्मक लेखन के आपको क्या बताना है, तत्व बताना है, या फिर इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, वो आपको बताना है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या होगा कि लोक प्रचलित भाषा का सहज शब्दावली का प्रयोग होगा, और पुनरावृत्ति मतलब बार-बार रिपीटेशन वर्ड्स नहीं होगा, अनावश्यक अननेसेसरी वर्ड्स का कोई यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, और स्थान की बचत पत्रकारिता की विशेष माँग होती है। मैंने अभी आपको कहा द मोर यू मतलब द मोर यू राइट इन लेस वर्ड, जितना ज़्यादा आप कम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाएँगे, उतना जगह बचेगा एडवर्टाइज़मेंट का, और जितना जगह बचेगा एडवर्टाइज़मेंट का, उतना रिवेन्यू जनरेट होगा। तो इसमें कुछ लाभ भी है, महत्व भी है। आपको भी आप शॉर्ट में न्यूज़ पढ़ के आपको हाँ, आपने ब्रीफ ले लिया, हेडलाइंस आपने पढ़ ली, ठीक है? सो दैट इज़ इनफ, उतना आपने पढ़ लिया तो इट्स इनफ। अब देखते हैं स्पष्टता एवं प्रभाव की दृष्टि से कम शब्दों का प्रयोग लाभकार होता है। ऑफ कोर्स सी बात है कि आपको ईज़िली अगर कोई चीज़ मैसेज मिल जा रहा है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, स्पष्ट होना चाहिए। तो ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं, नोट करने हैं, आप बना सकते हैं नोट्स, और इसी बिंदुओं को आपको मेंशन करके आना है एग्जाम में प्रॉपर्ली, ठीक है? क्या बिंदुओं को मेंशन करना है कि स्पष्टता, ठीक है? आपको क्लियरनेस होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज वेग नहीं होनी चाहिए। प्रभाव की दृष्टि से कम शब्दों का प्रयोग लाभकर होता है। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि बचे हुए स्थान में दूसरा समाचार की सूचनाएँ दी जा सकती है, और कम शब्दों के प्रयोग से लेखन शैली में कसावट आती है, और वे पाठक को अधिक प्रभावित करती है। ऑफ कोर्स ये बात है कि कम शब्दों में आपको लिखा हुआ कोई चीज़ रहेगी, अभी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी बिल्कुल शॉर्ट में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल शॉर्ट में आपने नोट्स पढ़ लिया और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो गई। अगर मैं आपको 300-400 पेज का बुक का पीडीएफ भेज दूँ, ये आई थिंक जो कंप्लीट बुक है दिस इज़ ऑफ 100 पेजेज़ समथिंग, तो वो मैं आपको भेज दूँ तो आप पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है? 100 नहीं, देखिए 200 पेजेज़ की समथिंग बुक है। तो ये आपको अगर मैं भेज दूँ तो आप पढ़ेंगे नहीं। तो द आइडिया इज़ ऑल अबाउट कि आपको जितने कम वर्ड्स में चीज़ें मिलेगी, आपको उतना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दीज़ आर द क्वालिटीज़, आपको आ सकता है कि पत्रकारिता रचनात्मक लेखन की
क्वालिटीज गुण के ऊपर मतलब आप कह सकते हैं प्रकाश डालिए, या फिर आप कह सकते हैं कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो रिमेंबर दिस कि एक अच्छे पत्रकार को लंबे वाक्यों से बचना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे वाक्य अधिक वो बोधगम्य होते हैं, एंड लंबे लंबे जो वाक्य होते हैं या फिर ज़्यादा पैराग्राफ के प्रति जो है उसको आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। जटिल तकनीकी शब्द आम आदमी की समझ से बाहर होते हैं। इफ़ यू वुड बी यूजिंग अ लॉट ऑफ अगर टेक्निकल वर्ड्स आप यूज़ करेंगे, एडिटोरियल का समझ में आता है, एडिटोरियल आप हिंदू पेपर का एडिटोरियल पढ़ लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा भाई टेक्निकल वर्ड्स की कोई कमी नहीं है। बट एट दैट सेम टाइम वो उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं शॉर्ट में, ताकि एक नॉर्मल पर्सन जो रहे उसको भी समझ में आ जाए। तो टेक्निकल शब्दों का ज़्यादा प्रयोग आप करेंगे तो वो आम आदमी को समझ में नहीं आने वाले। अप्रचलित सूक्तियाँ आपको यूज़ नहीं करनी है जो कि अनफेमस है। ब्यूरोक्रेटिक भाषा आपको यूज़ नहीं करनी है। अनेकार्थी शब्द आपको नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। और अशुद्ध वर्तनी तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ये सब चीज़ों से आपको सदैव सावधान रहना है। तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि पत्रकारिता में क्या चीज़ों का महत्वपूर्ण ध्यान आपको रखना है। तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ तो आपको वो याद हो जाए, ठीक है। अप्रचलित सूक्तियाँ, ब्यूरोक्रेटिक भाषा, अनेकार्थी शब्द और साथ-साथ अशुद्ध वर्तनी, ये सब आपको चीज़ों से बचना है। अब अलग-अलग कॉलम्स होते हैं। एक न्यूज़पेपर आप देखेंगे, बिज़नेस न्यूज़ अलग डिवाइड होती है, एंटरटेनमेंट न्यूज़ अलग होती है, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, डिफरेंट स्पोर्ट्स न्यूज़। तो अलग-अलग कॉलम होते हैं उसमें, और हर कॉलम जो होता है, कॉलम मतलब स्तंभ, ठीक है? उसको हिंदी में कॉलम को हम स्तंभ कहेंगे। हर स्तंभ की भाषा उसके विषय के अनुकूल होती है, ठीक है? अब ऑफ कोर्स ये बात है कि जब हम व्यंग पढ़ते हैं या फिर कोई चुटकिया प्रयोग करते हैं, तब हम देखेंगे कि उस तरीके की लैंग्वेज यूज़ हो रही है। अगर हम कोई स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो उस तरीके की लैंग्वेज यूज़ होगी। तो एक पेपर के अंदर भी इन डिफरेंट सेक्शन लैंग्वेज आपको चेंज होते हुए दिखेगी। जैसे समाचार में आपको दिखेगा कि पार्टी, कोई पार्टी है तो सुपड़ा साफ, मतलब दीज़ आर दी वर्ड्स जैसे हो ना, क्लियरिंग ऑफ बूथ्स, या फिर शेयर बाजार में सोना गिरा, मतलब क्या कहते हैं, भाव गिरना, चांदी उछली, इस तरीके से जो है चीज़ों को यूज़ किया जाता है। जो थर्ड टाइप होता है, ये थर्ड टाइप नहीं, फील्ड आपको कहना चाहिए, इट इज़ दी व्यवसाय, मतलब व्यावसायिक लेखन। बिजनेस के रिगार्डिंग आपको जो भी चीज़ें करनी है। अब सिंपल सा लॉजिक है, व्यवसाय हम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। बिजनेस करते हैं हम आय के लिए, आय। अब आय बढ़ाने के लिए उत्पाद बिकना चाहिए, सेल्स होना चाहिए, ठीक है। सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? आपको विशेषताओं को आकर्षक रूप में जन सामान्य तक पहुंचाना पड़ेगा। तो मतलब एडवर्टीजमेंट आप यूज़ करेंगे। एडवर्टीजमेंट से कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आप उस प्रोडक्ट का आकर्षक पिक्चर बनाएंगे, सेल लिखेंगे, लिमिटेड ऑफर लिखेंगे, फीचर लिखेंगे, और क्या बोलते हैं, कोई अच्छा सा टैगलाइन देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट विज्ञापन, ठीक है। विज्ञापन के बारे में आप लिखेंगे। व्यावसायिक लेखन, व्यावसायिक लेखन यानी कि क्या होता है, रिगार्डिंग मैंने अभी आपको बताया, व्यवसाय क्यों करते हैं, बिजनेस करते हैं फॉर अर्निंग। अर्निंग क्यों करते हैं, मतलब अर्निंग क्यों करते हैं कह रही हूँ, बिजनेस करते हैं अर्निंग के लिए। अर्निंग कैसी होगी? अर्निंग होगी जब आपका सेल्स होगा। सेल्स कब होगा? जब आप उसकी विशेषताओं को आकर्षक रूप में जन सामान तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है। इट इज़ अ वेरी कोहेरेंट लॉजिक, और ये आपको दिमाग में रखना है। तो विज्ञापन और व्यावहारिक आमदनी का आजकल चोरी दामन का साथ है। आजकल हर जगह एडवर्टाइजमेंट, हर जगह एडवर्टाइजमेंट। हो सकता है शायद आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे तो अभी आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिख रहा होगा। सो थिंग इज़ कि क्यों एडवर्टाइजमेंट? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको आपके प्रोडक्ट का नॉलेज भी मिल सके और जो पर्टिकुलर बिज़नेस हाउस है उसको फ़ायदा हो सके। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। और आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूँ, अभी आपने बायजूस का भी केस सुना होगा। आप अगर थोड़ा-सा बिज़नेस टेक्निकल हो जाएगा, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, बिकॉज़ आई डू नॉट लिमिट माइ सेल्फ टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की अगर आप बात करें, ठीक है? तो एक बिज़नेस हाउस आजकल आजकल जो जितने भी प्रोडक्ट नहीं बनाता ना, समझ लीजिए ₹10 का प्रोडक्ट है, उसका एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए वो कितने रुपए देता है? कभी वो समझ लीजिए ₹10 दे देगा, कभी वो ₹5 देगा। मतलब उसका मेजॉरिटी प्रपोर्शन जो है इट इज़ मतलब इन्वेस्टेड ऑन व्हाट? बिज़नेस हाउसेज़। इसलिए ये एडवर्टाइज़मेंट का जो करियर ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मतलब आप देखेंगे कि जो अगर क्रिएटिव राइटर है, तो उसे इस फील्ड में जाकर वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, पीआर, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है कि नहीं, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू गो टू ट्रेडिशनल थिंग्स कि आप यही जॉब करेंगे, सिविल सर्विसेज में जाएंगे, आपको टिपिकल जॉब्स ही करनी है। यू कैन गो एंड एक्सप्लोर अ न्यू करियर ऑप्शन, डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी लेवल। तो आज के टाइम पे अगर हम देखें, तो आज के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब प्रोडक्ट होती है उसका जो कॉस्ट होता है वो जाता है एडवर्टाइजमेंट पे। अब एडवर्टाइजमेंट में जब इतना पैसा दे रहा है तो हम किसी विशेषकर को ही यूज़ करेंगे, मतलब स्पेशलिस्ट को ही यूज़ करेंगे। और इसमें कोई स्पेशलिस्ट, कोई डिग्री वाला स्पेशलिस्ट नहीं होता है। स्पेशलिस्ट वो होता है जिससे प्रॉपर्ली उसकी क्रिएटिविटी हो अच्छी, तो उसे जो है ये पर्टिकुलर चीज़ जो है मिल जाती है, चाहे वो लिरिसिस्ट हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, बट उसे वो चीज़ मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। 3 फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लिख लेंगे कि फील्ड क्या होती है। अब बात करते हैं मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। देखिए, आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। 2 ही तरीके हैं ना, एक या तो बोल के आप एक्सप्रेस करेंगे या तो लिख के एक्सप्रेस करेंगे। आपके दिमाग में थॉट्स आ चुके हैं, अब अभिव्यक्त करने का 2 ही तरीके हैं, तो आप बोलकर एक्सप्रेस करें या तो आप लिख के एक्सप्रेस करें। तो ये आपको दोनों चीज़ें डिपेंड करती है कि किस जगह पे किस सिचुएशन को यूज़ करना है। अब लिखित के अंदर भी वैरायटी होती है, ठीक है। अब मैं लिखित और मौखिक को ज़्यादा नहीं इलैबोरेट करूँगी। लिखित आपको पता है ज़्यादा औपचारिक होगी, वैका व्या व्या व्याकरण का प्रयोग होगा। मौखिक जो है वो अनौपचारिक होगी, उसमें फीलिंग्स होगी, संवेदनाएँ होगी, ठीक है। लिखित के हम देखेंगे 2 इम्पोर्टेंट साहित्य है, अभिव्यक्ति है। एक है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। अब देखते हैं
गद्य में क्या क्या आएगा, आपने बचपन से पढ़े होगा ना, गद्यांश पद्यांश आपको आता होगा पेपर में सॉल्व करने के लिए, अनरिटन अनसीन पैसेज। तो गद्य में आप देखेंगे कि कहानी, उपन्यास, निबंध, ये आपको टाइप आएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में है, मतलब सिलेबस में है। कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, आलोचना, संस्मरण या फिर रेखा चित्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, ये सब जो है विधाएं हैं। और पद्य की अगर हम बात करें तो काव्य एवं मुक्तक काव्य आते हैं। तो प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य, तो दोनों तरीके के चाहे पैसेजेस हो, ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके के दी लिरिकल और नॉन लिरिकल जितनी भी पोम्स होती है वो सब इसमें आ जाती है। दोनों में आप देखेंगे कि दोनों में चाहे गद्य हो या चाहे पद्य हो, दोनों में इंपॉर्टेंस होता है साहित्य का। ये जो सब टर्म्स है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझ में आ रहा होगा कि गद्य है क्या है, कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, डायरी, लेखन, रेखा चित्र, यात्रा वतन, यात्रा वतन यानी कि जो आपका ट्रैवलॉग होता है, पुस्तक समीक्षा, आपने किसी बुक का एनालिसिस किया, साक्षात्कार, इंटरव्यू, ये सब आपका गद्य है। अब नीचे यहाँ पर आपको इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जनभाषण की। इट मीन्स क्या, स्पीच होती है, जैसे कि हमें ज़्यादातर लोगों से जुड़ना होता है तब हम स्पीच देते हैं, ठीक है, तो हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को स्पीच देते हैं, वो देखा होगा। जब हम स्पीच देते हैं तो हम लोगों की मतलब जो लोक परंपरा चलती है, जो संस्कृति चलती है, हम उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये साहित्य का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जनभाषण, ठीक है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ती है। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि इसका अगर इसका भी आपको आया कि गुण लिखना है, सहज, सरल और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब आप स्पीच देने के लिए खड़े होते हैं, पता है बहुत सारे लोग स्पीच देते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, वो रिलेट नहीं कर पाती पब्लिक, ठीक है। अगर पॉलिटिकल लीडर स्पीच देते हैं तो वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे जनता जो है रिलेट करे। तो जब हम जन लोगों से कनेक्ट करते हैं तो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक संबंध पैदा होता है। इट मीन्स दैट साइकोलॉजिकली आप कनेक्ट करते हैं सामने वाले के साथ, ठीक है, और एक तरीके से फीलिंग ऑफ ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होता है। बात करते हैं लेखन के विविध रूप के बारे में, ठीक है। तो लेखन के विविध रूप के हम डिफरेंट तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि या तो आप वे ऑफ एक्सप्रेशन देखेंगे, या फिर अगर आप इसे आयु के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, शिक्षा के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। समझने वाली बात है, जैसे कि अगर आप चिल्ड्रन स्टोरीज होती है वो अलग होती है, ठीक है, और बाल लेखन जिसे हम कहते हैं, प्रौढ़ लेखन अलग होता है, मुद्रित लेखन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लेखन, तो ये सब अलग अलग हो गया। उसके लिए मतलब हर एक कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए अलग अलग तरीके की राइटिंग्स होती है। तो जब आपको राइटिंग्स के टाइप आएंगे, टाइप की कोई कमी नहीं है, देयर आर एन नंबर ऑफ राइटिंग्स, ठीक है, और अभी कोई कोई न्यू न्यू फॉर्म भी डिस्कवर होते जा रहे हैं जो आप लिख सकते हो, इन्वेंट कर सकते हो, ठीक है, तो देयर इज नो लिमिटेशन। तो बाल साहित्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाल साहित्य जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पढ़ने के लिए बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में जो है राइटिंग पब्लिश की जाती है, जो उनकी बुक्स में जो है पब्लिश होती है, ठीक है। अब ब्रॉड साहित्य की बात करते हैं, जो डेवलप यंग पीपल है, मतलब जो उनके लिए व्यवसाय अगर हम देखेंगे तो मोस्टली जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, दे आर पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को टारगेट करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए एडवर्टीजमेंट होते हैं, एल्डरली पीपल के लिए एडवर्टीजमेंट होते हैं, मिडिल एज पीपल के लिए एडवर्टीजमेंट होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट टारगेटिंग डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। इसमें भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि बाल साहित्य की तरह इसमें भी आपको विषय की प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए, भाषा का बहुत इंपॉर्टेंस है, और साथ साथ सरलता बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके अलावा लेखन को आप और तरीके से बांट सकते हैं। एक होगा प्रकाशन के लिए, यानी जो आप प्रकाशित करते हैं, दूसरा होता है प्रसारित, दो प्रसारित, दो टाइप यहाँ पर होगा, एक जो आप पब्लिश करेंगे, एक जो आप क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टीवी देख रहे हैं, टीवी पे कोई न्यूज़ आती है, ठीक है, स्ट्रीम होकर आती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, जैसे कि इसे हम दृश्य और श्रव्य कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं, आपको दिख भी रहा है, आपको सुनाई भी दे रहा है, और इनफैक्ट लिखा हुआ भी आपको वहाँ पर लेखन भी देखने को मिलता है। तो ये जो है आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि प्रकाशित साहित्य क्या होता है और प्रसारित साहित्य क्या होता है। अब बात करते हैं पाठ्य नाट्य की। नाटक एक रंगमंचीय विधा है। जो नाटक आपको पता है ना, ड्रामा वगैरह जो होता है, इसके अंदर आप देखेंगे कि इसकी जो रचना होती है, इसकी रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इतना रचना में नहीं जाना है, देखिए आपको टाइप्स आएंगे, टाइप्स में आपको नाटक के बारे में 2 लाइन आप लिख देंगे। आप प्रसारित तरीके के जो ब्रॉडकास्ट होते हैं, स्ट्रीम होने वाले जो है वो लिखेंगे। आप गद्य लिखेंगे, पद्य लिखेंगे, आप जो मेन आपकी टाइप्स है वो लिख देंगे, ठीक है, कविता और ये सब, ये आपको मतलब नाम मेंशन करने होंगे क्योंकि इसमें आपको रूप पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मतलब आप कह सकते हैं नॉन फिक्शन जो वर्क होते हैं, यानी कि सिर्फ स्टोरीज नहीं, आप किसी का आलोचना कर रहे हैं, उपन्यास कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, जीवनी लिख रहे हैं, ये सब नॉन फिक्शन जो है, ये सब चीज़ें इसका पार्ट होती है। बात करते हैं आलोचना की, दैट इज क्रिटिसिज्म। पहले क्रिटिसिज्म अपने आप में एक सेपरेट डिसिप्लिन, या कह सकते हैं एक अपना एक सेपरेट इसमें कैटेगरी नहीं हुआ करती थी। इट वॉज जस्ट लाइक कि साइड में आपने किसी चीज़ का वर्क का क्रिटिसिज्म लिखा, बट इट इज़ नाउ अ कंसिडर कैटेगरी जिसमें आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हो किसी भी चीज़ का। वैसे ही संस्मरण और रेखा चित्र, ये सब आपको नाम लिखने हैं, संस्मरण, रेखा चित्र, गद्य, पद्य,
अब संस्मरण क्या होता है, जैसे आप कोई आपके साथ कोई घटना हुई जीवन में, आप उसको रिकॉल करते हैं, बाद में रिमेंबर करते हैं, उसको राइट करते हैं, वो हम उसे संस्मरण कहते हैं। और आप इसमें ऑफ कोर्स सी बात है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सत्य होना ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ आप बता रहे हैं दैट शुड बी ट्रुथ। और आप उसको जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं भावात्मक तरीके से, जिस तरीके से बता रहे हैं, सामने वाले को पढ़कर जो है आनंद मिल रहा है कि आपके साथ क्या हुआ, जो आपके साथ जो भी लाइफ में जो भी चीज़ हुई, आप उसको रिकॉल करके जब स्टोरी फॉर्म करते हैं, जब उसे हम क्या कहते हैं, संस्मरण लेखन कहते हैं। इसमें अक्सर हम देखते हैं कि वास्तविक जीवन की गहराई जो है आप उसमें देखने को मिलती है कि क्या वास्तविक जीवन में क्या चीज़ें हुई, लाइफ लेसन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। रेखा चित्र में भी होता है। रेखा चित्र प्राइमरली अगर हम देखें तो जैसे आप कोई भी चीज़, मैंने आपको बताया ना, सीन होता है। जैसे आप कोई, आपके दिमाग में कोई मेमोरी होंगी तो उसका एक सीन है आपके दिमाग में कि क्या चीज़ है, तो वो चीज़ का आपका जब रेखा चित्र, जब आप उसको इस तरीके से लिखते हैं कि सामने वाला जब उसे पढ़े तो उसके दिमाग में भी एक तरीके से सीन डेवलप हो, एक तरीके से मेंटल फ्रेमवर्क डेवलप हो, तो उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। तो आप जिस तरीके से उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस तरीके से जब एक्सप्रेस करेंगे कि सामने वाला उसे पढ़े तो उसे फील हो कि वो आपके उस टाइम पर जा चुका है जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें आपस में बहुत मिली हुई है, रेखा चित्र और संस्मरण। वैसे ही यात्रा व्रत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक न्यू टाइप की विधा है। न्यू टाइप की वैसे तो कह नहीं सकते, पहले भी लोग लिखते थे बट ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। अक्सर लोग ट्रैवलॉग लिखते हैं जिसमें किसी भी यात्रा का वृतांत करते हैं। मतलब आपको ऑफ कोर्स ही बात है, जब आप किसी यात्रा को आपने लिखा है जिसमें संस्मरण तो है, तो आपकी संस्मरणात्मक शैली तो होना ही चाहिए। लेकिन इसमें डिफरेंट ये चीज़ होती है कि इसमें डिफरेंट आप जगह पे गए, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या कठिनाई आई, प्राकृतिक दृश्यों का बहुत ज़्यादा अच्छा विश्लेषण होता है। मुझे एक याद आ रहा है, एक अगर आपने पढ़ा होगा तो आई थिंक महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था। सिक्किम के बारे में बहुत ही जो है उन्होंने अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया था। वो कहीं विजिट उन्होंने किया था तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है डिस्क्रिप्शन दिया था। आई एम नॉट श्योर महादेवी वर्मा का या किसी और का है। तो वो बहुत ही एक आप देख सकते हैं प्राकृतिक दृश्यों को किस तरीके से आपको लिखना है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आप इस तरीके से प्राकृतिक दृश्यों को लिखे कि जो इंसान पढ़ रहा है उसे भी लगे कि वो वहीं पर जो है पहुँच चुका है। तो आप कोई भी वृतांत पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आत्मकथा, आत्मकथा इज़ वेरी कॉमन, आपको पता है। जब आप अपने मतलब अपने अपनी लाइफ की जो भी स्टोरी है वो आप लिखते हैं। यूजुअली एक पर्सन जो फेमस हो जाता है वो अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी अपनी अपनी लिख कर जाते हैं। तो दैट इज़ जिसमें जो आपने पीछे मतलब अपने जो भी परिवार है या किसी को भी जो जो आपके बाद उसको पढ़ेगा तो वो इस तरीके से वो कोशिश करता है लेखक अपने आप को लिखने की कि वो जब उसके बारे में पढ़े तो उसकी लाइफ के बारे में उसको समझ में आए। वो अपनी हर चीज़ उसमें बताता है, अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक हर चीज़ों के बारे में ध्यान रखता है और अपनी सफलता और असफलताओं को द्वारा जो है दूसरों को प्रेरणा देता है, ठीक है? इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएँगे, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, ठीक है? तो आप ये राइटर्स के भी नाम कोट कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा-सा वेटेज आंसर में बढ़े। हरिवंश राय बच्चन, तो इन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस से अपनी बायोग्राफी जो लिखी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीवनी, जीवनी यानी कि बायोग्राफी, जब आप किसी और के जीवन के बारे में लिखते हैं, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी आप अपने खुद के जीवन के बारे में लिखेंगे, अब आपके जीवन के बारे में कोई और लिख के जाएगा तो उसे हम जीवनी कहेंगे। अब देखिए दोनों चीज़ में ट्रुथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सब जो ग्रेट पर्सन्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इट शुड हैव एन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ। एलिमेंट ऑफ ट्रुथ नहीं, इनफैक्ट इट शुड हैव कंप्लीट ट्रुथ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप उसको मरोड़ के नहीं लिख सकते। दूसरे के बारे में भी आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आप अपने निष्पक्ष तरीके से आप अपने भाव को जो है मतलब प्रेरित करें कि दूसरे इंसान के बारे में लिख रहे हैं तो कुछ भी मत लिख दीजिए। दोनों चीज़ को देखते हुए वो है अपने तरीके से वो लिखता है। अक्सर लोग किसी के बारे में मतलब बायोग्राफी लिखते हैं तो उसको प्रेज़ करने के लिए ही लिखते हैं। अगर आप किसी का बायोग्राफी लिख रहे हो, पक्षपातपूर्ण तरीके से लिख रहे हैं, बायस तरीके से लिख रहे हैं, तो यू आर नॉट ओनली करप्टिंग इंटायर आपका जो लिटरेचर जो आपने लिखा है, बट ऑल्सो यू आर करप्टिंग हिस्ट्री। तो इट इज़ वेरी डेंजरस, वेरी आप कह सकते हैं टॉक्सिक, क्योंकि आप देखिए आपने जो है किसी इंसान की इमेज भी खराब करी और आपने जो है खुद जो है एक तरीके से हिस्ट्री को आपने मैनिपुलेट किया है। वैसे ही गद्य गीत क्या होता है, देखिए गद्य होता है जो आपका रिटर्न आप पढ़ते हो, पद्य मतलब जो आप, पद्य यानी जो आपकी पोएम्स होती है, जो लिरिकल टाइप होती है, ये गद्य गीत दोनों के बीच में होता है। मतलब आप अपनी स्टोरी लिखते हो, ठीक है? उसको आप थोड़ा-सा लिखते हो इन फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं लिरिकल, या फिर उसे आप इस तरीके से लिखते हो कि वो पोएम की तरह पढ़ा जाए। तो ये दोनों चीज़ को आप मिक्स करके जो है लिखते हो। इसमें आप जो है रसात्मक तथा संवेदनशीलता दोनों का ध्यान रखते हो और उसके साथ-साथ आप जिस तरीके से भाव को अपने प्रस्तुत करते हो, वो इस तरीके से प्रस्तुत करते हो कि वो मतलब दिखे, जो पढ़ने वालों को जो है वो किस तरीके से दिखे, गद्य भी दिखे और पद्य भी दिखे, दोनों के बीच का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। वैसे ही रिपोर्टाज, रिपोर्टाज मतलब रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट राइटिंग आपने की होगी। किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को आप जब समाचार पत्र में हमने देखा होगा रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो आपने किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ उसको आपने रिपोर्ट किया और लिखा, ठीक है? तो ये एक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कोई आँखों देखी घटना है उसी के बारे में रिपोर्ट लिखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो चीज़ें होती है जो स्पेशली जनसंचार के लिए होती मतलब मास कम्युनिकेशन के लिए होती है, दीज़ आर फॉर द पर्पस ऑफ लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसमें आप अपनी कहानियाँ नहीं डाल सकते। जो चीज़ सही है वही आपको लिखनी है, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखनी है और सामने वाले को जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए ये आपको लिखनी है।
भेंट वार्ता इट मीन्स इंटरव्यू, जिसे हम साक्षात्कार भी कहते हैं। जो पर्सन इंटरव्यू लेता है वो किसी के बारे में आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो और उसके बाद फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पॉपुलर पर्सन का आप इंटरव्यू ले रहे हो, उससे बहुत सारे आपने क्वेश्चन पूछे, ठीक है। और ऑफ कोर्स सी बात है, आपने जो क्वेश्चन पूछे उसमें आप कोई असत्य है, उसमें कुछ मिलावट करके तो नहीं लिख सकते, वही चीज़ आपको लिखनी है जो उसने जवाब दिया है। और उसके बाद जो है ये इसलिए किया जाता है ताकि हम उनके भावनाओं को जान सके, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके। एक पत्र साहित्य भी होता है, थोड़ा यूनिक है वैसे। पत्र अपने आप में थोड़ा-सा औपचारिक में आता है, बट होता क्या है कि आपने सुने होंगे कि नेहरू जी तथा गांधी जी के बीच में अनेक पत्र साहित्य की निधि थी, वो बाद में पब्लिश भी हुई, आपने पढ़ा होगा। लेटर्स जो है, जो उन्होंने एक्सचेंज किए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पत्र होते हैं प्राइमरली, अगर लोग अपने-अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं पत्र में, तो उसका कलेक्शन भी पब्लिश किया जा सकता है। तो ये भी एक तरीके से फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। हमने ऑलमोस्ट जो है ये डिस्कस पूरा कर लिया है। रचनात्मक लेखन का मैंने आपको अर्थ बताया, इसका महत्व बताया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो आप देखेंगे कि डेली लाइफ में भी आपको इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके अलावा आप देखेंगे विविध रूप उसके हमने देखे, और जनसंचार के लिए किस तरीके से आपको रचनात्मक लेखन करना है। ऐसा रचनात्मक लेखन करना है जो लोगों तक, मास लोगों तक की अपील आपको करने के लिए आपको साधारण भाषा का प्रयोग करना है, ठीक है। जनसंचार माध्यम में हिंदी भाषा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने जो है बता दी है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। मैंने आपको यहाँ पर जो है यात्रा अनुभव लेखन के बारे में बताया कि यात्रा अनुभव लेखन कैसे करना है। यात्रा अनुभव लेखन करने के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, उसका आपको डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन देना है। साक्षात्कार यानी कि जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, तो ये इंटरव्यू के लिए किस तरीके से चीज़ें होगी, ये भी मैंने आपको बताया। संवाद लेखन और गीत जो है हम डिस्कस करेंगे। विज्ञापन लेखन को भी एक बार देख लेंगे। तो शॉर्ट में जो है हमारा जो है कंप्लीट जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एक और वीडियो में। इसमें जो है हम मोस्टली चीज़ें जो है कवर कर चुके हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।